हम लोग पिछले क्लास में शुरू किए थे भारत और झारखंड की अर्थव्यवस्था का जनांकीय प्रारूप। देखिए बड़ा टॉपिक है, ठीक है, और बहुत बारीकी से, बहुत सूक्ष्मता से एक एक बात को देखना है, क्योंकि इसमें क्वेश्चन बहुत छोटा रहता है जी, लेकिन उस क्वेश्चन को सही करने के लिए बहुत डीप जानकारी की जरूरत होता है, ठीक है, बहुत सूक्ष्म जानकारी की जरूरत होता है। जैसे हम आप लोगों से एक क्वेश्चन पूछ रहे हैं, ठीक है, पढ़ाने के पहले क्वेश्चन का लेवल जेपीएससी में या टीजीटी पीजीटी में या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जो क्वेश्चन का लेवल होता है वो किस तरह का रहता है। एक क्वेश्चन पूछा था जेपीएससी में कि झारखंड का दशकीय वृद्धि दर भारत के दशकीय वृद्धि दर से, ऑप्शन था अधिक है, बराबर है, कम है, इनमें से कोई नहीं। देखिए क्वेश्चन फिर पूछ रहे हैं, क्वेश्चन था कि झारखंड का 2011 के जनगणना में दशकीय वृद्धि दर भारत के दशकीय वृद्धि दर से कम है, भारत के दशकीय वृद्धि दर के बराबर है, या भारत के दशकीय वृद्धि दर से अधिक है, इनमें से कोई नहीं। देखिए छोटा प्रश्न है, लेकिन इस प्रश्न को सही करने के लिए हम लोगों को क्या क्या जानना पड़ेगा। हम लोगों को ये जानना पड़ेगा कि भारत का 2011 के जनगणना में दशकीय वृद्धि दर कितना था, जानना पड़ेगा ना। उसके बाद हम लोगों को ये भी जानना पड़ेगा कि झारखंड का दशकीय वृद्धि दर, इन 10 सालों में जनसंख्या कितना बढ़ा, ये जानना पड़ेगा। दोनों चीज जो जानेगा वही न बता नहीं सकेगा कि भारत से झारखंड का दशकीय वृद्धि दर कम है, बराबर है या अधिक है, ठीक है। इसलिए हम लोगों को बहुत बारीकी से, बहुत सूक्ष्मता के साथ चीजों को समझना है, ठीक। हम लोग पिछले क्लास में ये चर्चा कर चुके थे कि जनगणना किस सूची का विषय है। जनगणना गलत, जनगणना संघ सूची में, ठीक है, जनगणना समवर्ती सूची में नहीं है, संघ सूची का विषय है। लेकिन हम लोग ये चर्चा किए थे परिवार नियोजन कार्यक्रम और जनसंख्या नियंत्रण, ये समवर्ती सूची में है, ठीक, कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक। हम लोग ये देखे कि जनगणना किस सूची में है, लेकिन परिवार नियोजन कार्यक्रम और जनसंख्या नियंत्रण किस सूची में है, समवर्ती सूची में। जब हम लोग संघ सूची की बात कर लिए और समवर्ती सूची की बात कर लिए, तो हम आप लोगों से एक क्वेश्चन पूछना चाहेंगे। पूछें तो पानी देना, क्वेश्चन को लेके। क्वेश्चन है कि संघ सूची में वर्तमान में कितना विषय है, संघ सूची में वर्तमान में कितना विषय है, बताइए। किन्हीं के पास जानकारी है, बताइए। सही बोल रहे हैं, संघ सूची में 100 विषय है, ठीक है, 100 विषयों की एक सूची है संघ सूची में, ठीक। लेकिन मूल संविधान में जब संविधान लागू हुआ था हम लोगों का, तो संघ सूची में 97 विषय, ठीक। ऑब्जेक्टिव बन सकता है कि वर्तमान में संघ सूची में कितने विषय हैं, 100। लेकिन संविधान लागू हुआ था उसमें कितने विषय थे, 97, ठीक। अच्छा बताइए, समवर्ती सूची में वर्तमान में कितने विषय हैं। तो समवर्ती सूची में है अभी वर्तमान में 52 विषय, ठीक। समवर्ती सूची में कितना है जी, 52। लेकिन जब संविधान लागू हो रहा था, या जो मूल संविधान है, उस मूल संविधान में 47 विषय। क्लियर, बात समझ में आया। हम लोग अभी तक एक बार रिपीट कर लेते हैं, संघ सूची में कितने विषय हैं, समवर्ती में कितने हैं, 52। मूल संविधान में समवर्ती सूची में कितने विषय थे, 47। अच्छा एक जानकारी और,
हम लोग जानते हैं संघ सूची, समवर्ती सूची और राज्य सूची। तो राज्य सूची में अभी कितने विषय हैं, कितने विषयों को राज्य सूची में रखा गया है? तो राज्य सूची में अभी रखा गया है 61 विषय, ठीक। लेकिन मूल संविधान में 66 विषयों को रखा गया था राज्य सूची में। आप लोग जानते हैं संघ सूची में कानून कौन बना सकता है? केंद्र सरकार बना सकता है। समवर्ती सूची में केंद्र और राज्य दोनों मिलकर कानून बना सकते हैं, और राज्य सूची में यहाँ से जो ऑब्जेक्टिव बन सकता था हम लोग देख लिए। जनगणना किस सूची में है? जनगणना संघ सूची में। लेकिन परिवार नियोजन कार्यक्रम और जनसंख्या नियंत्रण किस विषय में है? समवर्ती सूची में है। संघ सूची में अभी कितने विषय हैं? 100। लेकिन थे कितने? अभी समवर्ती सूची में कितने विषय हैं? थे कितने? राज्य सूची में कितना विषय है? थे कितने? 66। ठीक। अच्छा, अब देखिए कैसे कंफ्यूज करता है। जो प्रतियोगी परीक्षाओं का जो प्रश्न रहता है वो किस तरह से रहता है? रहेगा कि मूल संविधान में संघ सूची, समवर्ती सूची के विषयों में वृद्धि हुआ है, स्थिर है, कमी हुआ है? बोलिए। वृद्धि हुआ है। संघ सूची में और समवर्ती सूची में क्या हुआ है? वृद्धि हुआ है। लेकिन राज्य सूची में क्या हुआ है? कमी हुआ है। ठीक। तो कमी हुआ है कि वृद्धि हुआ है, उसको बताने के लिए आपको एग्जैक्ट ये संख्या पता होना चाहिए कि नहीं? अब देखिए, मध्य प्रदेश में टीजीटी के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया, ठीक है। क्योंकि देखिए, आप लोगों को हम एक बात बोलते हैं बार बार, ये अलग बात है कि हम पढ़ाएंगे तो टाइम लगेगा, हमको समय लगता है, हम 4 महीना 6 महीना में नहीं कर पाते हैं, हमको अच्छा टाइम लग जाता है। इसलिए टाइम लगता है क्योंकि हम कोई भी टॉपिक जब शुरू करते हैं तो उस टॉपिक से अलग अलग समय में जो एग्जाम हुआ है, उस एग्जाम में कैसा कैसा प्रश्न पूछा गया है, हम उसका एक कलेक्शन तैयार करते हैं। ये कलेक्शन तैयार करने से हमको ये पता चल पाता है कि हम अपने स्टूडेंट को सही डायरेक्शन में ले जा रहे हैं कि नहीं। अभी हम देख रहे थे आज कि जनांकीय विशेषताओं से जो क्वेश्चन थे, मध्य प्रदेश के टीजीटी के परीक्षा में क्वेश्चन पूछा गया कि जनगणना, सुनिएगा क्वेश्चन क्या था? जनगणना संघ सूची में आता है, ये सही है, लेकिन जनगणना का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में है? 7वें। जन अनुच्छेद की बात कर रहे हैं। तो जनगणना का उल्लेख संविधान के 246वें अनुच्छेद में है, ठीक। जनगणना का उल्लेख भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में है? 246। और हम लोग ये बात जानते हैं कि जो 7वीं अनुसूची है, ठीक है, उसमें विषयों का विभाजन है। संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची का विभाजन 7वीं अनुसूची में है, और संघ सूची में जनगणना है ये क्रम संख्या 69 में। जैसे अभी हम लोग चर्चा किए ना कि संघ सूची में कुल विषय कितने हैं? 100। पहले कितने थे? 97 पहले थे। अभी कितने हैं बाबू? 100। तो 100 का एक लिस्ट होगा सीरियल नंबर से, तो उसमें क्रम 69 में जनगणना का उल्लेख है। किस आर्टिकल में? किस अनुसूची में? तो 7वीं अनुसूची। अनुसूची की बात करेगा तो कौन सा अनुसूची? 7वीं। और उसमें कौन से क्रम में? तो क्रम 69 में जनगणना का उल्लेख मिलता है, ठीक। हम लोग पिछले क्लास में ये चर्चा किए थे कि भारत में जो जनगणना होता है, इस जनगणना को वैधानिक आधार प्रदान करने के लिए एक एक्ट बना, सेंसस एक्ट या जनगणना अधिनियम बना। कब? 1948। यहाँ तक आप लोग जानते हैं। 1948 में सेंसस एक्ट बना, जिसमें जनगणना को कानूनी जामा पहनाया गया, जनगणना को कानूनी रूप दिया गया।
आप लोग ये भी चर्चा किए थे कि जो जनगणना होता है वो जनगणना बहुत सारे सूचनाओं को समेटे रहता है। जनगणना जो होता है वो बहुत सारी सूचनाओं को समेट के रखता है, बहुत सारा इंफॉर्मेशन मिलता है सरकार को। और आप लोग शायद ये बात जानते हैं या नहीं जानते हैं कि जनगणना का जो रिपोर्ट आता है वो दो तरह का रिपोर्ट आता है, एक अनंतिम रिपोर्ट और एक अंतिम रिपोर्ट। कितने तरह का आंकड़ा जनगणना का आता है? कौन कौन? एक अनंतिम रिपोर्ट और एक अंतिम रिपोर्ट। अनंतिम रिपोर्ट का मतलब हुआ ना कि जैसे मान लीजिए आज जनगणना का काम कंप्लीट हुआ तो सारे आंकड़े प्रकाशित कर दिया जाता है, लेकिन जब अंतिम रिपोर्ट आता है तो उन आंकड़ों का एनालिसिस किया जाता है, विश्लेषण किया जाता है। ठीक है, तो अंतिम रिपोर्ट के पहले कौन सा रिपोर्ट आता है? अनंतिम रिपोर्ट, प्रोविजनल रिपोर्ट। ठीक, और लास्ट में आता है फाइनल रिपोर्ट या अंतिम रिपोर्ट। ठीक, अंतिम के पहले कौन सा रिपोर्ट आता है? अच्छा, एक बात हम आप लोगों से जानना चाहते हैं कि जो जनगणना होता है भारत में हर 10 सालों में होता है। हम लोग ये भी चर्चा किए थे कि अमेरिका दुनिया का पहला देश है जहां 10वीं जनगणना की शुरुआत हुई थी। कब? 1790। 1801 में इंग्लैंड में 10वीं जनगणना की शुरुआत हुई। आप लोग जानते हैं जनगणना करने के लिए किस मेथड का प्रयोग किया जाता है? एक बड़ा बेसिक क्वेश्चन है जी। जनगणना करने के लिए कौन मेथड का यूज किया जाता है? हम ऑप्शन देते हैं आपको। सेंसस इन्वेस्टिगेशन मेथड का यूज होता है या सैंपल इन्वेस्टिगेशन मेथड का यूज होता है। तो इसका जवाब देने के पहले आप लोगों को ये जानना होगा कि सैंपल इन्वेस्टिगेशन मेथड क्या है और सेंसस इन्वेस्टिगेशन मेथड क्या है, जानना होगा ना। सैंपल इन्वेस्टिगेशन मेथड जान लो। सैंपल इन्वेस्टिगेशन मेथड का मतलब है आप लोग ब्लड टेस्ट करवाते हैं ना, एक बूंद खून देते हैं और उसके आधार पर वो बता देता है आपको मलेरिया है कि नहीं है। ये सैंपल इन्वेस्टिगेशन मेथड है। हमको क्लास में पढ़ाने के दौरान मेरी बात आप लोग सारे लोग समझे या नहीं समझे ये जानने के लिए अगर क्लास में 40 लोग बैठे हैं तो हम किसी 2 या 3 लोगों से क्वेश्चन पूछ लेते हैं और हमको पता चल जाता है कि मेरी पूरी बात आप लोग समझे या नहीं समझे। ये भी सैंपल इन्वेस्टिगेशन मेथड था। या आप चावल का एक दाना चुनते हैं और आप देखते हैं कि चावल बन गया या नहीं बना। ये कौन सा मेथड है? सैंपल इन्वेस्टिगेशन मेथड। लेकिन हम अभी कुछ देरी पहले आप लोगों का एक रिटेन टेस्ट लिए, ये सैंपल इन्वेस्टिगेशन मेथड नहीं था, ये सेंसस इन्वेस्टिगेशन मेथड था। क्लियर? सूचना देने वाले हर लोगों से हम सूचना कलेक्ट किए, हम सब से सूचना कलेक्ट किए कि मंटू समझा कि नहीं, आलोका समझी कि नहीं, जितेंद्र समझा कि नहीं। इसके लिए हम क्या किए? सारे लोगों से टेस्ट लिए। ये सेंसस इन्वेस्टिगेशन मेथड। ठीक, जैसे भारत में राष्ट्रीय आय निकाला जाता है हर साल, ये भी सेंसस इन्वेस्टिगेशन मेथड से निकाला जाता है। ठीक, चुनाव होता है हर साल, चुनाव भी किस मेथड से होता है? तो सेंसस इन्वेस्टिगेशन मेथड का उदाहरण है कि सारे मतदाता जो हैं तो चुनाव में भाग लेते हैं। ठीक है, लेकिन आप लोग एग्जिट पोल देखते हैं, चुनाव आने के पहले जो एग्जिट पोल आता है और वो बता देता है कि किसकी सरकार बन रही है, वो सैंपल इन्वेस्टिगेशन मेथड से होता है। ठीक, तो यहाँ प्रश्न था कि जनगणना बहुत सारी सूचनाओं का संग्रह है, बहुत सारी सूचनाएं हैं जनगणना में। जनगणना करने के लिए किस विधि का प्रयोग होता है? तो सेंसस इन्वेस्टिगेशन मेथड का सैंपल का प्रयोग नहीं होता है। ठीक, हम लोग देख लिए थे जी कि 2011 में जो जनगणना हुआ उसमें एक नारा दिया गया था। बताइए क्या था नारा?
2011 के जनगणना का नारा था हमारी जनगणना हमारा भविष्य। नारा क्या था? हमारी जनगणना हमारा भविष्य। एक बात जानिए, जनगणना 2011 का शुभंकर क्या है? एक क्वेश्चन है। 2011 में जो जनगणना हुआ उसका शुभंकर एक प्रगणक शिक्षिका है, कंप्यूटर टीचर है। प्रगणक मतलब कंप्यूटर, ठीक है, प्रगणक शिक्षिका। तो हम लोग देख लिए जनगणना 2011 का शुभंकर क्या था? प्रगणक शिक्षिका। अब एक बात ध्यान से सुनिएगा, एक क्वेश्चन किस अनुच्छेद में है जी जनगणना का उल्लेख? 246। किस अनुच्छेद? संविधान के अनुच्छेद 246 में भारत में जनगणना का उल्लेख मिलता है। ठीक, किस सूची में है? सूची, संघ सूची। संघ सूची में कितने विषय हैं? 100। पहले कितने थे? उसमें क्रम संख्या कितना में जनगणना है? जनगणना है 69। क्लियर? यहाँ तक सारा आंकड़ा एकदम आप लोगों को याद हो गया। 2011 में जो जनगणना हुआ, हम लोग झारखंड भी देखेंगे, झारखंड की जनांकीय विशेषताओं को भी देखेंगे और भारत के जनांकीय विशेषताओं को भी देखेंगे। यहाँ से एक बेसिक क्वेश्चन है, 2011 का जनगणना, ध्यान से क्वेश्चन सुनो, 2011 का जनगणना कैवी जनगणना है? 15वीं जनगणना। सही है। अब कैवी जनगणना की बात किया जाएगा तो कैवी जनगणना 15वीं जनगणना। लेकिन अगर क्वेश्चन थोड़ा सा घुमाएगा, क्योंकि देखिए जी, कॉम्पिटिटिव परीक्षाओं में कई सरल प्रश्न होते हैं और उन प्रश्नों को थोड़ा सा घुमा देता है। अगर ये पूछ दे कि 2011 की जनगणना भारत की कितनी या कैवी व्यवस्थित जनगणना है? व्यवस्थित जनगणना की बात होगी तो 14वीं। बहुत अच्छा, 14वीं क्यों? कैसे आप लोग कैलकुलेट किए? अगर 1972 से जोड़िएगा, पहला जनगणना 1872 ना, 1800, अगर 1872 से जोड़िएगा तो 15वीं। अगर 1881 से जोड़ा जाए तब 14वीं। ठीक, एक सवाल और आप लोगों से हम पूछना चाहते हैं, 2011 की जनगणना आजादी के बाद कैवी जनगणना है? आजादी के बाद बताइए। आजादी के बाद पहला जनगणना हुआ था जी 1951 में। जनगणना हर 10 सालों में होता है, तो बताइए फिर 61 में हुआ होगा, 71 में हुआ होगा, 81 में हुआ होगा, 91 में हुआ होगा, 2001 में हुआ होगा और 2011 में हुआ। तो कैवी जनगणना? आजादी के बाद कैवी जनगणना? 7वीं जनगणना। 2011 के जनगणना की सबसे खास बात सुनिए आप। 2011 के जनगणना में एनपीआर लाने की बात की गई। ठीक, एनपीआर विधि अपनाने की बात किया गया। तो फिर आप लोग पूछिएगा एनपीआर क्या है? पूछिएगा ना। एनपीआर का फुल फॉर्म है नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर। एनपीआर का फुल फॉर्म फिर से बोलिए, नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर, राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर। ठीक, राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर बनाने की बात की गई कब? ये राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर क्या है कि एक रजिस्टर बनाया जाएगा, एक बही खाता बनाया जाएगा जिसमें देश के लोगों का हर इंफॉर्मेशन दर्ज रहेगा। बोलिए, अच्छी पहल नहीं थी? हर आदमी का उसमें पूरा डिटेल रहता, कौन है, कहाँ का है, उसके घर के मुखिया का क्या नाम है, ये मुखिया के साथ उस व्यक्ति का क्या रिलेशन है, उसकी नागरिकता क्या है, नहीं। तो ये सारी बातें जो है वो एनपीआर में दर्ज करने की बात की गई थी कब? 2011 के जनगणना। ठीक, हम लोग
2011 के जनगणना पर बड़ा सूक्ष्म विश्लेषण करेंगे जी। एकदम छोटी छोटी बात को भी हम लोग नहीं छोड़ेंगे। देखिए एकदम, देखिए किताब बात देखिएगा। जब तक हम यहाँ खड़े हैं आप मेरी बात को सुन लीजिए, जब हम नहीं रहेंगे तो आप किताब देख सकते हैं, क्योंकि है बड़ा मजेदार चीज भी है और बहुत सारा जीएस का क्वेश्चन यहाँ छिपा हुआ है जी। ध्यान से सुनिएगा। एनपीआर लाने की बात किस जनगणना में हुई थी? एनपीआर का फुल फॉर्म क्या होता है? नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर। एक सवाल ये है कि भारत के जनगणना को अगर पढ़ना है तो इसके विशेषताओं को हम लोग कई वर्गों में बांटते हैं। उसमें पहली विशेषता है, हम लोगों को यह समझना है कि जनसंख्या वृद्धि की दर क्या थी। जनसंख्या वृद्धि के बारे में हम लोग समझेंगे कि आखिर 10 सालों में जो जनगणना हुआ होगा बाबू, वो 2001 से लेकर 2011 के लिए हुआ होगा क्या? ये 2001 से 11 की बात, जो कि हर 10 सालों में जनगणना होता है। तो जनसंख्या वृद्धि की क्या स्थिति थी ये जानिए। आप लोग एक बात जानते होंगे, भारत के जनसंख्या के इतिहास में जो 1921 का जो साल है वो महाविभाजक वर्ष है। महाविभाजक वर्ष कौन सा है? 1921। 1921 को महाविभाजक वर्ष कहा जाता है। और अगर दशाब्दी की बात करें, शताब्दी माने 100 साल, दशाब्दी माने 10 साल। दशाब्दी में कितना साल? और शताब्दी में 100 साल। तो यहाँ जो हम लोग दशाब्दी की बात करेंगे जी, तो जैसे 2001 से 11 एक दशाब्दी नहीं हो गया, तो 1921 का दशाब्दी यहाँ हो जाएगा बाबू 1911 से 1921। इस दशाब्दी में भारत की जनसंख्या घटी थी। क्लियर? क्या हुआ था? जनसंख्या का वृद्धि दर और जनसंख्या का आकार। देखिए दो बात बोले, जनसंख्या का वृद्धि दर और जनसंख्या का साइज, ठीक, दोनों घटा था। कब? 1921 में। या किस दशाब्दी में? तो 1911 और 21 के दशाब्दी में। ठीक ऐसा ही सिचुएशन आया था 2001 और 11 में। ठीक, बहुत सालों के बाद जनसंख्या की वृद्धि दर और जनसंख्या का साइज दोनों घटा था। ठीक, किसके बाद? 1911 से 21 के बाद 2001 से 11 के बीच में भारत में जनसंख्या की वृद्धि दर और जनसंख्या का साइज दोनों क्या हुआ था? क्लियर? महाविभाजक वर्ष किसे कहा गया? महाविभाजक वर्ष क्यों कहा गया? क्योंकि 1921 के बाद भारत में जनसंख्या बढ़ना शुरू हुआ था। ठीक है, 1921 के जनगणना के बाद भारत में पॉपुलेशन पहली बार बढ़ने की प्रवृत्ति देखी गई, इसलिए इसको कहा जाता है महाविभाजक वर्ष। और लघु विभाजक वर्ष किसे कहा जाता है? 1951। सही है, 1951 को लघु विभाजक वर्ष कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? हम लोग आएंगे उस पर। लघु विभाजक वर्ष किसको कहेंगे? महाविभाजक वर्ष किसको कहेंगे? हम लोग 2011 के जनगणना में जनसंख्या की वृद्धि के संदर्भ में पहला बात क्या किए कि 1921 के बाद पहली बार जनसंख्या का वृद्धि दर और आकार दोनों घटा। क्लियर? यहां भी घटा था जी और यहां भी। अब देखिए, यहां दो तरह के शब्दों का प्रयोग हम करेंगे, एक वार्षिक वृद्धि दर और एक दशकीय वृद्धि दर। ठीक, कौन कौन शब्द प्रयोग करेंगे? वार्षिक वृद्धि दर और दूसरा दशकीय वृद्धि दर। वार्षिक वृद्धि दर कितना था? तो वार्षिक 2011 के जनगणना में वार्षिक वृद्धि दर था 1.2
1.77%। क्लियर? वार्षिक वृद्धि दर कितना था? 1.77। मतलब भारत की जनसंख्या हर साल कितना परसेंट बढ़ जा रही थी? 1.77% बढ़ जा रही थी। ठीक, तो 10वीं वृद्धि दर निकालने के लिए 1.77 गुने 10 कर देंगे जी। 10वीं वृद्धि दर कैसे निकालेंगे बोलिए? 1.77 इंटू 10। तो 10वीं वृद्धि दर जो था 2011 में वो था 17.77%। कितना था जी? 17.77। याद हो गया? 10वीं वृद्धि दर कितना? 17.77। देखिए अभी तक जितनी चीजों को हम लोग देख लिए, हम ये जानना चाहते हैं कि आप भूल गए कि याद रखे हुए? जांच ले पहले। बताइए तो जी, जनगणना का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में है? 246। अच्छा बताइए, सीमेंट उद्योग पढ़े आप लोग? सीमेंट उद्योग में कीमत और नियंत्रण संबंधित प्रतिबंधों को कब हटाया गया? 1989। बोकारो आयरन एंड 1989 सही जवाब है। बोकारो आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना 1964। तो कहाँ भूले हैं जी? याद तो है आप लोगों को। चलिए अब लौटिए हम लोग जहाँ थे। 10वीं वृद्धि दर कितना है बाबू? 17.77। वार्षिक वृद्धि दर 1. अब देखिए मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा, गप कीजिएगा तो नहीं समझ पाइएगा। क्योंकि क्वेश्चन जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जो पूछे जाते हैं ऑब्जेक्टिव रहते हैं, और ऑब्जेक्टिव प्रश्न के बारे में लोग कहते हैं कि नहीं ये सरल होता है, लेकिन ऐसा नहीं है। देखिए क्वेश्चन का लेवल किस तरह का रहता है। क्वेश्चन मान लीजिए रहेगा कि 2001 के जनगणना के तुलना में 2011 के जनगणना में 10वीं वृद्धि दर, अब ऑप्शन शुरू हो जाएगा, बढ़ा है, घटा है, स्थिर रहा है, इनमें से कोई नहीं। तो हम लोगों को 2001 का भी 10वीं वृद्धि दर जानना पड़ेगा, फिर हम लोगों को 2011 का भी जानना पड़ेगा, तब हम लोग तुलना कर पाएंगे। और एक बात जानिए, जनरली ऑब्जेक्टिव ऐसा ही सेट कर देता है। क्यों सेट कर देता है? क्योंकि उसे चेक कर लेगा 2001 का भी और 2011 का भी। 2001 में जो 10वीं वृद्धि दर था बाबू, वो था 21.54%। ठीक, कब? 2001 में 10वीं वृद्धि दर कितना था? 21.54। अभी 2011 में 10वीं वृद्धि दर कितना है? 17.77। अब आप हमारे सवाल का जवाब दे सकते हैं कि 2001 के तुलना में 2011 में 10वीं वृद्धि दर क्या हुआ? 10वीं वृद्धि दर। अब देखिए कॉम्पिटिटिव परीक्षाओं में जो सबसे महत्वपूर्ण चीजें जो हम महसूस किए हैं, क्योंकि हम भी बहुत सारी परीक्षाओं को देते रहे हैं, अभी हाल फिलहाल में देना बंद किए हैं, यहाँ क्वेश्चन का लेवल कितना जटिल रहता है जी। क्वेश्चन रहेगा मान लीजिए कि 1951 से 1971 तक 10वीं वृद्धि दर में कमी हुई है, वृद्धि हुई है, घटा है और फिर बढ़ने लगा है ना जटिल क्वेश्चन। तो आपको क्या क्या करना पड़ेगा इसमें बताइए तो? इसमें आपको 51 भी जानना पड़ेगा, 61 भी जानना पड़ेगा, 71 भी जानना पड़ेगा। मतलब सिर्फ अगर कोई स्टूडेंट ये काम किया कि 2011 के जनगणना को खूब बढ़िया से समझ लिया, खूब याद कर लिया और आगे पीछे नहीं देखा, तो फंस सकता है कि नहीं? क्योंकि क्वेश्चन का लेवल कैसा रहता है हम आपको बताते जा रहे हैं। क्वेश्चन का लेवल रहेगा कि 1951 से 1971 के बीच में 10वीं वृद्धि दर क्या हुआ है? बढ़ा है, घटा है, बढ़ा है फिर घटने लगा है, बढ़ा है फिर बढ़ने लगा है। तो ये जानने, इतना जल्दी में तुम कैसे बोल सकते हो यार? ये बोलने के लिए जानना पड़ेगा कि 1951 में कितना था। नहीं, 1961 में
71 में, 81 में, 91 में, 2001 में और 2011 में कम से कम ये 7 जनगणना का दशकीय वृद्धि दर जान लीजिए। ठीक, जो कि प्रश्न बहुत डीप होते हैं। जैसे 1951 में था 13.13%, उसके बाद ये हो गया 21 पॉइंट, नोट भी कर सकते हैं आप लोग, 21.64%। इसके बाद हो गया 24.80, 24.66, 23.87, उसके बाद 21.54 और इधर 17.77। देख लीजिए, सारा कुछ हम बोर्ड में लिख दिए। अब इसकी प्रवृत्ति आप देख लीजिए। यहां देखिए 71 तक, 1951 से 1971 तक तीनों जनगणनाओं में जो दशकीय वृद्धि दर है वो क्या हुआ भारत में? बढ़ा है। 81 में थोड़ा सा घटा है लेकिन बहुत ज्यादा घटा नहीं है। फिर देखिए 91 से घटने की प्रवृत्ति है। क्या रजनी ऐसा है? अब देखिए कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जो ऑब्जेक्टिव प्रश्न होते हैं वो कितना जटिल होता है। हर टॉपिक को कितना बारीकी से समझने की जरूरत है जी, नहीं जरूरत है? जनांकिकी हमको लोग कह रहा था सर बाद में शुरू कीजिएगा, हम इसको शुरू किए। इसका कारण था आप लोगों को प्रश्नों का स्तर दिखला सके हम कि प्रश्न का लेवल कैसा रहता है। तो सारे लोग नोट कर लिए होंगे। यहां देखिए 1991 से 71 से ही लगातार घटने की प्रवृत्ति है कि नहीं? 71 से दशकीय वृद्धि दर क्या हो रहा है? अब देखिए क्वेश्चन था एक बार यूपीएससी के पीटी में एक क्वेश्चन पूछा कि स्वतंत्रता के बाद वह कौन सा जनगणना है। क्वेश्चन सुनिए, क्वेश्चन है कि स्वतंत्रता के बाद वह कौन सा जनगणना है जिसमें दशकीय वृद्धि दर सर्वाधिक था। बोलिए सर्वाधिक किसमें है बाबू? तो 71 में। 71 में कितना था? 24.80। स्वतंत्रता के बाद के जनगणना में सबसे कम दशकीय वृद्धि दर किस जनगणना में था? 2011 की जनगणना में था। अब इतना आंकड़ा सिर्फ एक टॉपिक का हो गया, हम लोगों को बहुत सारा टॉपिक देखना है। फिर एक सवाल आपकी तरफ से ये जरूर आ सकता है कि सर आखिर इतना आंकड़ा याद कैसे रखें? नहीं है, क्योंकि बहुत सारा आंकड़ा आ गया। तो इस आंकड़ा को याद करने का एकमात्र तरीका है कि अर्थशास्त्र विषय को बार बार पढ़िए। इसीलिए लोग बोलता है कि इकोनॉमिक्स टफ विषय है, समझे? जैसे इतिहास में पलासी का युद्ध जब हुआ होगा एक आंकड़ा याद कर लिया हमेशा काम आ जाएगा, लेकिन यहाँ तो रोज आंकड़े चेंज होते हैं जी, समझे? इसलिए जटिल विषय है, इसलिए एक चुनौतीपूर्ण विषय है। और इन आंकड़ों को याद रखने का सिर्फ एक तरीका है, और वो तरीका क्या है कि आप चीजों को कई बार दोहराइए। हम आपको बार बार बोलते हैं जी, एक बार हम हमेशा बोलते हैं कि किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए इंटेलिजेंट होना जरूरी नहीं है, बहुत विद्वान होना जरूरी नहीं है, बहुत शार्प माइंडेड होना जरूरी नहीं है। सिर्फ एक चीज करना जरूरी है, कंटिन्यू होना जरूरी है। जितेंद्र कहाँ बैठता है ना, इसको बैठने भी नहीं आता है, ये बैठेगा तो कुछ ना कुछ बजाते रहेगा। अरे कोई दिक्कत नहीं है, वीडियो भी एकदम सिलेक्टेड लोग ही देखते हैं मेरा, ठीक है? तो चलिए, जो क्वेश्चन हम लोग देख रहे थे, आंकड़ा बहुत सारा है। 71 से नहीं, कहां से जी? ये यहाँ 71 से लगातार क्या हुआ है? 71 से 2011 तक लगातार जनघनत्व क्या हो रहा है? जनघनत्व दशकीय वृद्धि दर, सॉरी, दशकीय वृद्धि दर क्या हो रहा है? घट रहा है ना, घट रहा है। सर्वाधिक कब था? 71 में।
मिनिमम कब था? 2011। एक क्वेश्चन अब थोड़ा सा झारखंड से हम लोगों को जोड़ के पढ़ना है। झारखंड में जो दशकीय वृद्धि दर है, लेट हो रहा है क्या? थोड़ा सा सुनिएगा। क्वेश्चन है कि 2011 के जनगणना में झारखंड का दशकीय वृद्धि दर क्या था या क्या है? क्योंकि ये भी एक क्वेश्चन आप लोगों को पूछे, जेपीएससी में कैसा क्वेश्चन पूछ सकता है कि झारखंड का दशकीय वृद्धि दर, झारखंड का दशकीय वृद्धि दर राष्ट्रीय औसत से क्या है? कम है, अधिक है, बराबर है? ये जानने के लिए राष्ट्रीय दशकीय वृद्धि दर कितना था बाबू? 70%। लेकिन झारखंड का है 22.42%। कितना? 22.42%। अब आप लोग बता दीजिए कि झारखंड का दशकीय वृद्धि दर अधिक है राष्ट्रीय औसत से कि कम है? अधिक है। सिर्फ 5 मिनट ध्यान से सुनिएगा। 5 मिनट के बाद आप लोगों को हम छोड़ेंगे। बहुत सारे ऑब्जेक्टिव प्रश्न झारखंड से तैयार होते हैं। जैसे 2011 की जनगणना के अनुसार झारखंड राज्य देश का जनसंख्या के दृष्टि से कैवा राज्य है, या जनसंख्या के दृष्टिकोण से झारखंड का देश में कौन सा स्थान है? तो ये स्थान है 14वां। ठीक, जनसंख्या के दृष्टिकोण से 14वां बड़ा राज्य है कौन? लेकिन देश की कुल जनसंख्या का 2.72% लोग झारखंड में निवास करते हैं। झारखंड में कितने लोग? 2.72%। झारखंड का दशकीय वृद्धि दर कितना है? 22.42%। अगर वार्षिक वृद्धि दर पूछ देगा तो क्या कीजिएगा? 22.42 बटा 10। तो वार्षिक निकाल लीजिएगा ना। चलिए एक क्वेश्चन है, ध्यान से सुनिएगा। दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर के दृष्टि से, क्वेश्चन फिर से सुनिए। दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर के दृष्टि से देश में झारखंड का स्थान, तो देश में झारखंड का स्थान है 10वां। ठीक, ये 10वां किस चीज में स्थान था? दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर में झारखंड का स्थान 10वां। और जनसंख्या के दृष्टिकोण से झारखंड का देश में स्थान 14वां। झारखंड का दशकीय वृद्धि दर कितना था? देश का कितना था? 17.77। महाविभाजक वर्ष, लघु विभाजक वर्ष, महाविभाजक वर्ष 1921, महाविभाजक वर्ष 21 और लघु 51, लघु विभाजक वर्ष 51। ठीक है, तो रहने दिया जाए।